Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor SR Bole, popularly known as SP Sir. तो दोस्तों 7th लेक्चर लेकर आया हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। तो यहाँ पर इंडियन फ्लैग है और आज इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने दोस्तों स्टार्टिंग में व्हाट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी या फिर आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है उसका डेफिनेशन देखा। क्या होता है? द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स द एंटायर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक बॉडी भी उसको हम बोल सकते हैं। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। देन उसके बाद दोस्तों हमने स्पेरीज ब्लैक बॉडी डिस्कस किया, उसका हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिस्कस किया। देन लास्ट में हमने दोस्तों इमिसिव पावर क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल ई एंड विच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, बिकॉज इमिसिव पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडियंट पावर। रेडियंट पावर का हमने डेफिनेशन देखा है। अगर आपको डेफिनेशन याद आ रहा है तो मुझे आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या था दोस्तों? अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द इमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। इसका यूनिट क्या था? जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड था। डायमेंशन भी हमने देखा। देन उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और द इमिसिविटी ई इक्वल्स टू क्या होता है? आर अपॉन आर बी होता है, या फिर इसको आप ई अपॉन ई बी भी लिख सकते हैं। दैट इज द इट इज द रेशियो ऑफ द emissive power of the any body, that is the normal body, to the emissive power of the perfect black body। मतलब जब हम ब्लैक बॉडी का किसी और बॉडी के साथ कंपैरिजन करते हैं एमिसिव पावर का एंड उनका हम रेशियो लेते हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज द एमिसिविटी और द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ये दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो हमने दोस्तों रैंकर 2.0 बैच लॉन्च किया है। आज से दोस्तों ये बैच चलने वाला है और 31 दिसंबर तक हम पूरा का पूरा आपका सिलेबस लाइव लेक्चर्स में कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर रैंकर 2.0 बैच के बारे में आपको जानना है तो नीचे फर्स्ट कमेंट में दोस्तों पूरा का पूरा डिटेल में दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको मतलब अगर आपका लाइफ में कुछ ना कुछ एम है, कुछ ना कुछ गोल है, मुझे ये बनना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं पर्सनल आपको मेंटरशिप देने वाला हूं और पूरा का पूरा सिलेबस आपका दिसंबर एंडिंग तक मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, देन रैंकर 2.0 में दोस्तों मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है एंड फिजिक्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ। ओके, तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा सिनेरियो हमारा लास्ट लेक्चर का। आज के लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, किरचॉफ लॉ। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है स्टेट एंड एक्सप्लेन। एक बार मैं दोस्तों साउंड क्वालिटी चेक कर लेता हूँ कि साउंड कैसे आ रहा है। यस, बहुत बढ़िया आ रहा है साउंड। ओके, तो क्या है दोस्तों? स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। स्टेट एंड एक्सप्लेन Kirchhoff's law for heat radiation। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये हीट रेडिएशन। और कभी कभी दोस्तों आपको इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी पूछा जा सकता है। तो और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सप्लेन द theoretical proof of Kirchhoff law of heat radiation। Kirchhoff's law ऑफ हीट रेडिएशन, बाकी का एज इट इज आता है। ओके, तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ फॉर हीट रेडिएशन या फिर ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको आपको दोस्तों क्या करना है? इंपॉर्टेंट मार्क करना है। तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स किरचॉफ लॉ? देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम दोस्तों किरचॉफ लॉ फॉर द वोल्टेज एंड द किरचॉफ लॉ फॉर द करंट ये हम सीखने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट पूछा जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ ऑफ द हीट रेडिएशन और फॉर द हीट रेडिएशन। ठीक है, अगर आपको पूछा गया स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ करंट लॉ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बाद में देखेंगे क्या लॉ है, तो वो आपको लिखने का है। अगर फॉर द रेडिएशन लिखा है, हीट रेडिएशन लिखा है, तो
आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वही आपको लिखना है एज इट इज। ओके, समझ में आ गया? इसका मैं एग्जांपल देता हूं। अगर जस्ट मैंने आपसे पूछा कि यार गणेश स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, तो गणेश बोलेगा कि सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देन ग्रेविटेशन, ओके, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ऐसे न्यूटन के बहुत सारे लॉ है, न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, न्यूटन के बहुत सारे लॉ है। तो गणेश मुझसे पूछेगा कि सर न्यूटन बाबा का कौन सा लॉ आपको बताना है। यस, तो ये रहा सही जवाब। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ फॉर द हीट रेडिएशन। तो बहुत इजी है दोस्तों। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। हाँ सर, हमने डिस्कस किया कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी। इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर स्मॉल ई, एंड स्मॉल ई इक्वल्स टू क्या होता है? आर अपॉन आर बी होता है या फिर ई अपॉन ई बी होता है। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ, अभी हमने देखा क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ द नॉर्मल बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यस, ओके, तो किरचॉफ बाबा का कहना क्या है? E इक्वल्स टू क्या होता है? A होता है, या फिर A इक्वल्स टू क्या होता है? E होता है। लेकिन कब? एट थर्मल इक्विलिब्रियम। एट थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब अगर भैया टेम्परेचर सेम है, अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, या फिर एमिसिविटी इक्वल्स टू क्या होता है? एब्सॉर्प्टिविटी होता है। और इसी को ही बोलते हैं भैया किरचॉफ्स बाबा का लॉ। सबको समझ में आ रहा है? E इक्वल्स टू ए या फिर A इक्वल्स टू ई। ओके, चलिए अभी मैं दोस्तों आपको स्टेटमेंट लिख कर देता हूं। तो आपको यहां पर लिखना है। एक बार मैं क्या कर लेता हूं, क्वालिटी चेक कर लेता हूं। यस, चलिए अभी दोस्तों लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूं और यहां पर लिखता हूं, क्योंकि आज हमें किसी भी हालत में ये चैप्टर को एंड करना है। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है। यहाँ पर का थोड़ा सा पार्ट चमक रहा है, इसको मैं राउंड करता हूँ बाद में। ओके, स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम कॉमा द एमिसिविटी इज इक्वल्स टू एब्सॉर्प्टिविटी। ओके, इसका मतलब क्या होता है? एमिसिविटी इक्वल्स टू एब्सॉर्प्टिविटी एट द थर्मल इक्विलिब्रियम। देयरफॉर आपको नीचे लिखना है E इक्वल्स टू A एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम वेयर, यहाँ पर दोस्तों ये E क्या होता है? E बी द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और द, उसी को हम बोलते हैं एमिसिविटी। यस, सबको पता है। एंड व्हाट इज द A? A इज द एब्सॉर्प्टिविटी। A को हम क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा चमक रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ? राउंड करता हूँ। ओके, चलो इसको मैं राउंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ का दोस्तों पार्ट क्या हो रहा है? चमक रहा है। ठीक है, यस, थोड़ा इधर का पार्ट है ये, मतलब थोड़ा ये इस टाइप का पार्ट है ये। ओके, तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग अ थर्मल रेडिएशन इन द इक्विलिब्रियम द एमिसिविटी इक्वल्स टू एब्सॉर्प्टिविटी। देखो कितना इजी स्टेटमेंट है। अगर आप इतना लिखते हैं तो दोस्तों आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। क्या करना है आपको? जस्ट स्टेटमेंट लिखना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ फॉर द हीट रेडिएशन। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो जस्ट इतना लिखना है। अगर वहां पर थ्योरेटिकल प्रूफ पूछा तो आपको थ्योरेटिकल प्रूफ मतलब ये जो E इक्वल्स टू ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, उसका आपको क्या करना है? डेरिवेशन लिखना है। ओके, चलिए इसको मैं रब करता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मतलब वो कौन सा पार्ट चमक रहा है। यस, थोड़ा इधर उधर ये चमक रहा है, इसको मैं अभी रब करता हूँ। देन दोस्तों अभी हमें देखना है थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ द किरचॉफ्स लॉ ऑफ द हीट रेडिएशन। तो क्या है दोस्तों? आपको सबसे पहले क्या करना है? एक डायग्राम ड्रॉ करना है। आपके बुक में डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन एक छोटा सा आपको क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, इसको मैं ये करता हूँ। तो यहाँ पर ये पार्ट चमक रहा है। ओके, चलिए देन उसके बाद जी ओके, तो यहाँ पर इसका हम थ्योरेटिकल प्रूफ देखेंगे। तो ड्रॉ दिस डायग्राम। ये टेम्परेचर एनक्लोजर है, मतलब टेम्परेचर इस थर्मोस फ्लास्क में क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और इस थर्मोस फ्लास्क के अंदर हमने दोस्तों क्या किया है? 2 ऑब्जेक्ट लिया है, एक नॉर्मल बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है। तो ये है ऑर्डिनरी बॉडी और ये है भैया ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है? टेम्परेचर एनक्लोजर है। ये है टेम्परेचर एनक्लोजर, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो अभी क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखेंगे। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी
ऑर्डिनरी बॉडी। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए तो यहाँ पर दोस्तों जितना अमाउंट ऑफ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब which is equals to amount of energy emitted, amount of energy emitted। और ये दोस्तों दोनों भी बॉडी के लिए सेम होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सा भी नॉर्मल बॉडी हो या फिर ब्लैक बॉडी हो, वो बॉडी कितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी बॉडी, तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के ऊपर क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उससे ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, क्यों ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और हमें दोस्तों ये पता है ए इक्वल टू क्या होता है, क्यू ए अपॉन क्यू होता है। तो क्यू ए इक्वल टू क्या आता है, ए इंटू क्यू आता है। तो क्यू ए मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी बॉडी। यस, सबको पता चल गया। तो हमने इस फॉर्मूले से दोस्तों क्यू ए का वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो क्यू ए क्या आता है, दैट इज द ए इंटू क्यू आता है। ओके, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इंटू टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड। तो इस बॉडी ने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट किया है, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट किया होगा, जितना अमाउंट उसने एब्जॉर्ब किया है उतना एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है, दिस इज द एमिसिव पावर होता है। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कितना किया इस ऑर्डिनरी बॉडी ने, ए क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ये कहाँ से आ गया भैया, क्योंकि ए इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट। तो क्यू ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू क्यू, क्यू को इधर शिफ्ट किया तो क्यू ए इक्वल टू ए इंटू क्यू आ गया। ओके, एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड मतलब होता है एमिसिव पावर, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड मतलब होता है एमिसिव पावर। तो इसको आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है। तो ये हमने दोस्तों पहले फॉर अ ऑर्डिनरी बॉडी के लिए स्टडी किया, अभी हम ब्लैक बॉडी के लिए स्टडी करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी तो आपको ये सेम लिखना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, amount of energy absorb which is equals to amount of energy emitted, which is equals to amount of energy emitted। तो ये कैसे आ गया दोस्तों, इसका ये कारण है सिंस। ओके, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, तो इस ब्लैक बॉडी के ऊपर अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है, क्यू अमाउंट ऑफ, क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है अंदर, तो इधर जितना एनर्जी इंसिडेंट होगा उधर ही इतना एनर्जी इंसिडेंट होगा। ओके, लेकिन उसने एब्जॉर्ब किया है, कितना किया है, ऑर्डिनरी बॉडी ने क्यू अमाउंट ऑफ, लेकिन ब्लैक बॉडी दोस्तों क्या करेगा, पूरा का पूरा एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका क्या आएगा, ब्लैक बॉडी का वो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड। तो ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड मतलब इमिसिव पावर होता है, लेकिन कौन से बॉडी का, ब्लैक बॉडी का। तो ये आर बी होता है, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, आर बी आ गया। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तो आपको यहाँ पर नीचे लिखना है डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, ए क्यू अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी, आर अपॉन आर बी। तो यहाँ पर क्यू क्यू कैंसिल होता है एंड आर अपॉन आर बी क्या होता है, आर अपॉन आर बी। यस, इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, that is the emissive power of the normal body to the emissive power of the black body। और ये दोनों का रेशियो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होता है या फिर एमिसिविटी होता है। तो विच इज इक्वल टू क्या आता है, ई आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए इक्वल्स टू ई प्रूव हो गया है। मतलब अगर भैया यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम था, टेम्परेचर इंक्लोजन का अर्थ क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भैया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू ई आ रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। जितने इस बॉडी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है उतनी ही ये बॉडी क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। तो ये रहा थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर द किरचॉफ लॉ। यहाँ पर आपको लिखना है हेंस प्रूव। तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव हो गया। ओके, तो अगर आपको ये सेकंड क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन फॉर द हीट रेडिएशन, तो ये दोस्तों आपको लिखना है एंड ये डायग्राम को ड्रॉ करनी है, आपको 2 मार्क मिल जाते हैं।
ठीक है। अगर आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन पूछा तो स्टेटमेंट लिखने का है एंड इसका ये एक्सप्लेनेशन लिखने का है, ए इक्वल्स टू ई या फिर ई इक्वल्स टू ए, दैट इज द इमिसिविटी इक्वल्स टू एब्सॉर्प्टिविटी। ओके, सबको समझ में आ गया? चलो इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, खचाक से ले लिया स्क्रीनशॉट, यस बहुत अच्छे गणेश यार, आप तो छा गए सच में। हाँ यार सच में, मतलब सच में छा गए आप। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ वैभव आप भी कमाल करते हो यार, यस आप भी होशियार हो। अरे यार कृष्णा आपकी तो बात ही अलग है। चलो राहुल, अरे ठीक है, अभी सबके नाम मैं नहीं लिख सकता यहाँ पर। ओके चला सर्वांना समजलंय, स्क्रीनशॉट घेतलाय सर्वांनी? ओके चला रब करू याला, टिक टिक 1 टिक टिक 2 एंड द टिक टिक 3, खचा ले लो स्क्रीनशॉट। इसके आगे का दोस्तों हमारा जो पार्ट है ये है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कौन सा है? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये भी दोस्तों VVIMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके तो रैंकर 2.0 लाइव बैच दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है लाइव में, आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो पा रहे हैं वहाँ पर, और आपका 100% स्कोर बनने वाला है। और अगर आप दोस्तों रैंकर 2.0 बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको फिजिक्स में 90+ मार्क्स सही में आ ही जाएंगे। ओके तो अगर फिजिक्स में आपको 90+ मार्क्स आते हैं तो बाकी के विषय यार यूँ आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि फिजिक्स से आपका IQ लेवल बहुत बढ़ता है। ओके चलिए ऐसा कुछ फोर्स नहीं है, अगर जो आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे फर्स्ट कमेंट में इंफॉर्मेशन तो दिया ही उसका। ओके तो आगे का हमारा जो पार्ट है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्वेश्चन लिखना है आपको, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द, इसको मैं स्टार्ट मार्क करता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज का है और ये इंपॉर्टेंट भी है। explain the spectral distribution of black body radiation। चलिए आज हमें दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर एंड करवाना है किसी भी हालत में। ओके तो दोस्तों स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ये एक दोस्तों डायग्राम है, ये कर्व है, और इस डायग्राम से दोस्तों आपको 3-4 पॉइंट लिखने हैं। ओके तो यहाँ पर y एक्सिस पर आपको लेना है दोस्तों एमिसिव पावर। क्या लेना है? एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। तो आप इसको R भी ले सकते हैं या फिर आप E भी ले सकते हैं। हमारे बोर्ड के बुक में यहाँ पर R लिया है, बहुत सारे बुक में दोस्तों E लिया है। E क्या होता है? एमिसिव पावर होता है, R क्या होता है? रेडियंट पावर होता है, दोनों एक भी होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं R लिख रहा हूँ और यहाँ पर नीचे आपको लेना है वेवलेंथ। क्या लेना है? लैम्बडा इज द वेवलेंथ। ओके और ये क्या होता है? ये होता है एमिसिव पावर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। तो सबसे पहले दोस्तों कर्व जो आता है ये कुछ इस टाइप का आता है। ओके देन जो कर्व आता है ये थोड़ा ऐसे इधर शिफ्ट होता है, इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, और ये कुछ ऐसे आता है। थर्ड नंबर का कर्व ये कुछ ऐसे आता है, फोर्थ नंबर का कर्व ये कुछ ऐसे आता है। ओके ये थोड़ा इधर शिफ्ट होता है, ऐसे आता है। तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है ये है 3000, इसका टेम्परेचर है 4000, इसका टेम्परेचर है 5000 और इसका है 5500 केल्विन। ओके ये ऑल टेम्परेचर दोस्तों केल्विन में है। ओके देन उसके बाद ये दोस्तों वेवलेंथ यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर हम कुछ 500 मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ हम 800 मान लेते हैं, यहाँ पर 1000 मान लेते हैं, और यहाँ पर लास्ट में दोस्तों 3000, और ये वेवलेंथ होता है नैनोमीटर में, और एमिसिव पावर होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड में होता है। ये वैल्यू लैम्बडा मैक्स, ये लैम्बडा मैक्स, ये लैम्बडा मैक्स और ये लैम्बडा मैक्स। तो ये वैल्यू लैम्बडा मैक्स है, ये लैम्बडा मैक्स है, ये लैम्बडा मैक्स है और ये लैम्बडा मैक्स है। तो सबको पता चल गया, दिस इज द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर आप दोस्तों ये डायग्राम भी अगर ड्रॉ करते हैं, इस फिगर को नाम देते हैं हम फिगर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
ओके तो आपको अभी क्या लिखना है, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोस्तों आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये आपको कर्व ड्रॉ करना है और इसी कर्व का आपको यूज करके पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ये जो रेंज है ये विजिबल रेंज है, ये लाइट का विजिबल रेंज है। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज द विजिबल रेंज। ओके विजिबल रेंज, विजिबल रेंज की वेवलेंथ तो सबको पता है 450 टू कितना होता है 750 नैनोमीटर होता है, ये विजिबल रेंज होता है। ओके ये विजिबल रेंज होता है। तो यहाँ पर 450 मतलब ये 500 थोड़ा आगे आएगा। ओके ये 500 यहाँ पर आएगा, तो ये 450 टू नियर अबाउट 750, तो ये 800 थोड़ा यहाँ पर आएगा। ओके 800 थोड़ा आगे आएगा, तो 750 तक ये विजिबल रेंज होता है। मतलब ये वेवलेंथ को हम देख सकते हैं, ये लाइट को हम देख सकते हैं। ओके तो दोस्तों अभी इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे जैसे मतलब इमिसिव पावर जैसे जैसे बढ़ रही है या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इमिसिव पावर भी बढ़ रही है। एंड जैसे जैसे वेवलेंथ यहाँ पर बढ़ रही है तो उसके कारण दोस्तों इमिसिव पावर के ऊपर भी कुछ असर हो रहा है। इमिसिव पावर पहले इंक्रीज हो रही है और बाद में डिक्रीज हो रही है। अरे है ना, यहाँ पर इमिसिव पावर 0, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर मैक्सिमम है, और इस टेम्परेचर को ये मैक्सिमम, इस टेम्परेचर को ये मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों पॉइंट क्या है, ये जो इमिसिव पावर है ना ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं भैया। अगर हम टेम्परेचर 3000 का 4000 करते हैं, केल्विन करते हैं, तो इमिसिव पावर ऑफकोर्स बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम वेवलेंथ चेंज करते हैं, अगर हम वेवलेंथ चेंज करते हैं तो दोस्तों इमिसिव पावर भी क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। यस देखो जहाँ पर जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दोस्तों पहले क्या हो रहा था, इमिसिव पावर बढ़ रहा था, एक रीच हो चुका है मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, और बाद में क्या हो चुका है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो चुका है। समझ में आ रहा है सबको? देखो यहाँ पर मतलब हम लिख सकते हैं द इमिसिव पावर ऑफ द एनी बॉडी इज द फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। ओके तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट, मतलब इमिसिव पावर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। ऐसे भी आप दोस्तों डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। देन उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसी को हम क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर बोलते हैं। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, तो इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आता है, सो दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द इमिसिव पावर, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। देन ये रहा दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट क्या है, एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, 3000 का 4000 होता है, 4000 का 5000 होता है, 5000 का 5500 होता है, देन द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीजेस। देखिए अगर 3000 है तो इमिसिव पावर यहाँ पर है भैया, अगर 4000 है तो यहाँ पर है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अगर 5000 है तो और इंक्रीज हो गया, अगर 5500 है तो और इंक्रीज हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस बढ़ रहा है, वहाँ एक्सेस बढ़ रहा है, मतलब इमिसिव पावर बढ़ रही है। तो ये आपको दोस्तों थर्ड पॉइंट लिखना है, एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस, देन द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीजेस। ओके देन फोर्थ पॉइंट आपको क्या लिखना है, जैसे जैसे हम दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो कर्व है, ये कर्व जो पिक पॉइंट है, इट शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये जो पिक पॉइंट है कर्व का, ये लेफ्ट की ओर भैया शिफ्ट हो रहा है। तो आपको कैसे लिखना है, एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, देन द कर्व एंड द पिक पॉइंट ऑफ दिस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये देखो यहाँ पर लैम्बडा एम का वैल्यू क्या था, यहाँ पर 700 था, देन 4000 केल्विन को कितना था, 600 था, देन 5000 केल्विन को कितना है, 500 है, एंड यहाँ पर 5500 को कितना है, नियर अबाउट 500 के आसपास है, मतलब 450 है। मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे लैम्बडा एम का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। एंड लैम्बडा एम को हम लैम्बडा मैक्स बोलते हैं, और ये जो लैम्बडा मैक्स होता है ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं होता है, एक ऐसी वेवलेंथ होती है जिस वेवलेंथ को इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है, और ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अरे यार गौर से देखिए, अगर हम दोस्तों ये कर्व लेते हैं तो इसका मैक्सिमम वेवलेंथ तो यहाँ पर है, हाँ सर 3000 नैनोमीटर ये मैक्सिमम वेवलेंथ है हर एक कर्व का, हमें पता हो रहा है।
लेकिन भैया यहाँ पर ये लैम्ब्डा मैक्स हमने कहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है। मतलब यहाँ पर दोस्तों जिस वेवलेंथ पर ये एमिसिव पावर क्या है, मैक्सिमम है। एमिसिव पावर यहाँ पर मैक्सिमम है क्या, यहाँ पर मैक्सिमम है क्या, नहीं, यहाँ पर इतना ही है और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर एमिसिव पावर मैक्सिमम हो गया है। तो उस वेवलेंथ को हम लैम्ब्डा मैक्स से हम इंडिकेट करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ये रहा दोस्तों हमारा 4th नंबर का पॉइंट। ओके, तो ये दोस्तों आपको एज इट इज पॉइंट लिखने हैं और नोट्स में दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिख कर दिया है। ओके, नोट्स हमारे परिवर्तन ऐप पर अवेलेबल है एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी दोस्तों हमने नोट्स अवेलेबल करवाए हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होजिए, मतलब ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्पेशल 2022 बैच के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो ये रहा दोस्तों हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये डायग्राम है। ये डायग्राम अगर आपको याद है तभी दोस्तों इस डायग्राम के ऊपर से आप पॉइंट बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इमिसिव पावर ऑफ द एनी बॉडी इज द फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस देन द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट क्या है, एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द इमिसिव पावर और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एंड फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है, as the temperature of the body increases, the lambda m will decreases, that is the maximum value will decreases, and as the temperature of the body increases, the peak point of the curve will shift towards the left hand side। ये 5 पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों, आपको 3 मार्क मिल जाएंगे और ये 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर आप बुक देखें तो बुक में दोस्तों एक्सरसाइज में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए एक्सरसाइज का, कहाँ पर गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 3 मार्क का क्वेश्चन है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, सबको समझ में आ गया। देन दोस्तों ये कर्व का यूज करके, ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का यूज करके हमने आगे भी 2 लॉ डिराइव किए हैं, जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एंड उससे पहले दोस्तों हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को स्टडी करने वाले हैं। ओके, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो नोट डाउन कीजिए इसको। यस, बहुत अच्छे। ओके, चलिए मिटा दें। ओके, तो यहां पर उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये डायग्राम दोस्तों मैं एज इट इज यहां पर रखता हूं क्योंकि इस डायग्राम से हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिराइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स, ये आई है, WIENS, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर द हीट रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसका स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं या फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म जान लेते हैं। ये लैम्ब्डा मैक्स था, हाँ सर ये लैम्ब्डा मैक्स है, मतलब ये जो पीक पॉइंट की वेवलेंथ है, जिस जगह पर इमिसिव पावर मैक्सिमम है उसी को हम लैम्ब्डा मैक्स बोलते हैं। तो लैम्ब्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। क्या होता है, लैम्ब्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। उसी को ही हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का स्टेटमेंट, और उसी को ही हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो कैसे आता है, जैसे जैसे दोस्तों हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए 3000 केल्विन टेम्परेचर था और यहाँ पर लैम्ब्डा मैक्स कितना है दोस्तों, 700 है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके, देन हमने कितना किया, 5500 किया, तो लैम्ब्डा मैक्स देखिए कितना आ गया, यहाँ पर 600 आ गया, तो 700 to 600 हो गया, मतलब कम हो गया। कब, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे लैम्ब्डा मैक्स क्या होगा, कम होगा। अगर हम लैम्ब्डा मैक्स को बढ़ाते हैं वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। सबको समझ में आ गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ये दोनों का। ओके, तो लैम्ब्डा मैक्स क्या है, द वेवलेंथ टू विच द इमिसिव पावर इज मैक्सिमम। व्हाट इज द लैम्ब्डा मैक्स, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है क्या, नहीं है, मैक्सिमम वेवलेंथ तो 3000 नैनोमीटर है, लेकिन लैम्ब्डा मैक्स ये एक ऐसी वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ को, ये क्या है, हाँ सर अभी अभी समझ में आ रहा है, लैम्ब्डा मैक्स एक ऐसी वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ को एमिसिव पावर मैक्सिमम होती है। ओके, तो लैम्ब्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका स्टेटमेंट कैसा आता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, नीचे लिखूँ, ओके चलिए नीचे लिखता हूँ स्टेटमेंट इसका।
द वेवलेंथ फॉर विच, ओके स्टेटमेंट, ओके, द वेवलेंथ फॉर विच, the wavelength for which emissive power is maximum, emissive power is maximum, is inversely proportional to the absolute temperature, is inversely proportional to the एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर आपको देयरफॉर लिखना है, देयरफॉर क्या आ गया, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन का हटा देते हैं तो हम कांस्टेंट लेते हैं, सबको पता है। तो लैम्बडा मैक्स इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज द बी, एंड बी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोलते हैं। बी को हम क्या बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, चलिए इसको आपको नोट डाउन करना है। ब्लू पेन कैसे दिख रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है यार ब्लू पेन तो। ओके, नोट डाउन कीजिए, इसको आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। कितने स्क्रीनशॉट लोगे यार, चलो। B इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, B का वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻⁻3। इसका यूनिट क्या आता है, देखो B का यूनिट, टेम्परेचर को इधर शिफ्ट करें, लैम्बडा का यूनिट क्या है, मीटर है, एंड के का टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन है के। तो इसका यूनिट आता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का यूनिट आता है मीटर केल्विन आता है। ओके, और बी क्या है, बी इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ओके, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ओके, तो ये रहा दोस्तों, कितना इजी है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो आपको यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द absolute temperature, therefore lambda max is inversely proportional to temperature, lambda max is equals to B upon T. What is the B? B is the Wiens displacement constant, and उसका जो वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, सबको समझ में आ गया। चलो अभी दोस्तों, ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसका एप्लीकेशन क्या है। किसी भी स्टार का दोस्तों अगर हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं कि सन है, तो सन का अगर हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो कितना टेम्परेचर रहेगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें वेवलेंथ पता होती है, बी पता है, तो हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तब दोस्तों इसका एप्लीकेशन आपको याद आएगा, या फिर आप मतलब ये करेंगे, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ओके, चलो सर्वांना समजते हैं। ओके, त्याच्यानंतर आता या चॅप्टरचा आपला लास्ट टॉपिक बाकी आहे, ज्याचं नाव आहे स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ। बहुत इजी है, वो भी इसके ऊपर डिपेंड है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर डिपेंड है। चलो मिटा दे इसको। ओके, चलिए स्टीफन बोल्ट्ज़मन लॉ, और यहाँ पर आपको लिखना है लैम्बडा मैक्स क्या है, लैम्बडा मैक्स इज द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम। वेयर आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर आपको वेयर लैम्बडा मैक्स इज द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम लिखना है, एंड बी टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना है, एंड बी इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ऐसा आपको वेयर करके लिखना है। ओके, मतलब तभी ये दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन लग जाएगा। चलिए मिटा दे इसको, बहुत अच्छे। ये टरे 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 ये नीचे से हो देखा है तुझको जानम। हाँ, कहाँ देखेंगे। चलो लास्ट अपना जो टॉपिक है उसका नाम है भैया स्टीफन बोल्ट्ज़मन लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट एंड एक्सप्लेन बहुत इजी है यार। एक्सप्लेन स्टीफन बोल्ट्ज़मन लॉ, स्टीफन बोल्ट्ज़मन लॉ। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क का पूछा जा सकता है। तो क्या है भैया स्टीफन बोल्ट्ज़मन लॉ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इमिसिव पावर बढ़ रही है। देखो 3000 को इतना था, 4000 को इतना, 5000 को इतना, और 5500 को इतना, मतलब बढ़ गया। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इमिसिव पावर बढ़ती है। तो दोस्तों इमिसिव पावर एंड टेम्परेचर का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। यस, इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें या फिर स्क्वायर करें, क्यूब करें, क्या करें,
तो ये जो डेरिवेशन है ये किसने बताया है? स्टीफन बाबा ने बताया था। स्टीफन बाबा ने बताया था इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन उसके 5 साल बाद फिर बोल्ट्जमैन तात्या आए और बोल्ट्जमैन तात्या ने और स्टीफन लॉज के ऊपर स्टडी किया और उनको पता चला कि ये जो इमिसिव पावर है ना ये सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ओके और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं, क्योंकि स्टीफन बाबा और बोल्ट्जमैन तात्या ये दोनों ने मिलकर स्टडी किया। साथ किया क्या? नहीं, पहले स्टीफन ने किया था, देन 5 साल बाद मीन्स 5 ईयर्स लेटर किसने स्टडी किया? बोल्ट्जमैन ने स्टडी किया और हमें एक इक्वेशन मिला इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको पता है दोस्तों, जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो R इक्वल्स टू क्या आता है? सिग्मा इंटू T⁴ आता है। तो ये सिग्मा को हम क्या बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। ओके तो यहाँ पर ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अभी इसको मैं रब करूँ, चलो इसको मैं रब करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिख कर देता हूँ। ओके बहुत इजी स्टेटमेंट है दोस्तों, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है सिर्फ स्टेटमेंट। कभी कभी अगर पूछा गया तो कभी कभी कंबाइन में पूछा जा सकता है। स्टेट द फॉलोइंग लॉज, उसका जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा स्टेट द फॉलोइंग लॉ, फर्स्ट सब क्वेश्चन रहेगा विंस डिस्प्लेसमेंट एंड देन द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये आपको दोनों का भी क्या करना है? स्टेटमेंट लिखना है 1-1 मार्क का। ओके तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट। चलो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? ये जो इमिसिव पावर है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बुक में आपके ऐसे दिया है। बुक में क्या दिया स्टेटमेंट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली इमिसिव पावर ऑफ द एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपके दिल के ऊपर है, आप कैसा भी लिख ले तो आंसर सेम ही आता है। ओके आप चाहे Q/80 को बोले या फिर जस्ट R को बोले, तो यहाँ पर हम Q/80 को बोलेंगे क्योंकि बुक में वैसा दिया है। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम is directly proportional to, is directly proportional to क्या आता है? 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए Q/80 is directly proportional to the 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो क्या आएगा? 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके तो ये रहा दोस्तों स्टेटमेंट। देन उसके बाद आपको नीचे लिखना है देयरफॉर, तो ये आएगा Q/80 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? T⁴, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और में क्या लिख सकते हैं? Q/80 क्या होता है? दिस इज द इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब मैं हटाता हूँ तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिग्मा लेते हैं, तो R इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴, और यहाँ पर नीचे आपको दोस्तों लिखना है वेर R क्या है दोस्तों? R है इमिसिव पावर। ओके R क्या है? R इज द इमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। सिग्मा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन ओके कांस्टेंट बोलते हैं। एंड देन उसके बाद T क्या है दोस्तों? T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये आपको ऐसे लिखना है किसी भी लॉ में, वेयर R क्या है? इमिसिव पावर है, देन उसके बाद सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके तो यहाँ पर सेम आपको लिखना है Q/80, Q/80 इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा इंटू T⁴ होता है। तो कभी कभी दोस्तों आपको T दिया होता है, A दिया होता है, स्मॉल t दिया होता है, सिग्मा दिया होता है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द बॉडी आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आप Q को फाइंड आउट कर सकते हैं 80 को इधर शिफ्ट करके। ओके ये बहुत आसान है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पूरा का पूरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आता है? 5.67 इंटू 10⁻⁸, और इसका यूनिट क्या आता है? इंटू 10⁻⁸। इसका यूनिट क्या आता है? देखो
सिग्मा का यूनिट, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिग्मा इक्वल्स टू आर अपॉन टी रेज टू 4 होता है। देखो सिग्मा इक्वल्स टू आर अपॉन टी रेज टू 4, तो आर का यूनिट क्या है एमिसिव पावर का, यस जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड है, एंड ये टी रेज टू 4 है तो इसका क्या आएगा दोस्तों के रेज टू 4 आएगा, ये पर आएगा। ओके, तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड के रेज टू 4, जैसे हम उधर इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो के रेज टू -4 आता है। ओके, या फिर जूल पर सेकंड को हम वैट भी लिख सकते हैं ना, जूल पर सेकंड क्या होता है वैट होता है, तो वैट पर मीटर स्क्वायर के रेज टू 4 आता है। ओके, और इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन आपके बुक में दिया है, तो डायमेंशन ऑफ द सिग्मा क्या आता है, यस लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ द सिग्मा। मैंने दोस्तों आपको इसका ही बताया था, किसका बताया था, अरे किसका बताया था, इमिसिव पावर का बताया था। तो इमिसिव पावर का डायमेंशन इनटू के रेज टू जस्ट आपको माइनस क्या करना है, देखो इमिसिव पावर का डायमेंशन ऊपर लिखना है और अपॉन आपको के रेज टू +4 करना है, तो के रेज टू +4 ये नीचे आता है, ऊपर जाके क्या होता है माइनस होता है। कहाँ गया इसका डायमेंशन, यस इसका डायमेंशन है देखो L0 m1 t रेज टू -3, L0 m1 t रेज टू -3, और ये आता है लास्ट में के रेज टू -4, ये रहा डायमेंशंस। अभी दोस्तों डायमेंशंस आपको मतलब त्याला आपण मराठीमध्ये पाठ करायची आवश्यकता नाही, डायरेक्टली डायमेंशन्स तुम्ही फॉर्म्युल्यावरून डिराईव्ह करू शकता। कसं डिराईव्ह करणार बघा, या ठिकाणी सिग्मा इक्वल्स टू आरचं डायमेन्शन काय, आरचं डायमेन्शन म्हणजे एमिसिव पावरचं डायमेन्शन मी राजाने तुम्हाला काल सांगितलं होतं, तर आरचं डायमेन्शन बघा या ठिकाणी काय आहे L0, काल बघा कालच्या वेळेवर तुमच्या L0 m1 t रेज टू -3 अपॉन t रेज टू 4 म्हणजे या ठिकाणी काय येणार के रेज टू 4, आणि हे के रेज टू 4 जर वरच गेलं तर या ठिकाणी के रेज टू -4 येतं, बस बाकी काहीच नहीं, एकदम इजी है। सबको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने किरचॉफ का स्टेटमेंट देखा, यस सर, हाँ स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ। यहाँ पर दोस्तों 2 मिनट में आपको मैं रिवाइज करता हूँ आज हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले किरचॉफ का लॉ देखा, क्या होता है A = E होता है। देन उसके बाद हमने प्रूफ देखा, यस किरचॉफ लॉ का प्रूफ देखा है, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्लोजर ऑर्डिनरी बॉडी एंड द ब्लैक बॉडी, वहाँ पर हमने सिद्ध किया या फिर प्रूव किया A = E होता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होता है। देन दोस्तों उसके बाद हमने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी देखा, तो ये जो कर्व है ये कैसे था, ये ऐसे कर्व था। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करना है। देन उसके बाद यहाँ पर y एक्सिस पर R था और x एक्सिस पर क्या था लैम्बडा था, और यहाँ पर ये टेम्परेचर था। देन उसके बाद दोस्तों हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा। हाँ सर, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, यहाँ पर एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो ये दोस्तों आज हमने स्टडी किया है पूरा का पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों कंसेप्ट जो है, चारों के चारों जो बीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चारों में से कम दोस्तों एक तो क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम डिक्लेयर करते हैं हमारा जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसके आगे दोस्तों हम थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे कल से ही। इस चैनल के ऊपर दोस्तों हर रोज रात को 8 बजे लेक्चर आता रहता है, ठीक है। तो देखिए और एंजॉय कीजिए अपने स्टडी को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.